किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मंगलवार का दिन हो, शाम के 6 बज रहे हो, मैं हूं और मेरे पीछे लिखा हो सच के साथ। तो फिर बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 50 से 55 मिनट सच की बात होगी। मैं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। सच बोलना तहजीब के खिलाफ हो गया है, झूठ इस कदर सलीके में आ गया है। लेकिन जिंदगी की सलीके में झूठ का बढ़ता हो तो बढ़े, लेकिन हम तो सिर्फ तहजीब की बात करते हैं और वो तहजीब सच से जुड़ी है। और इस सच की पाठशाला हम 2 दिन कम से कम आपके लिए लगाते हैं, एक्सक्लूसिवली सिर्फ डीडी किसान में, जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सच हमारे लिए कितना जरूरी है। और इस सच के इर्द गिर्द इस पूरे कार्यक्रम की संरचना है। और अक्सर कई ऐसे विषय हम उठाते हैं जब हम और आप उस पर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। तो फिर आज भी वही कोशिश दोहराने का प्रयास मैं करूंगा। पिछले कुछ दिनों से, हालांकि आप कह सकते हैं कि ये मुद्दा तो पुराना हो गया, लेकिन हम अक्सर कहते हैं हम खबरों को छू कर नहीं निकलते हैं। हम खबरों की भागम भाग में खबरों को बताने भर की रस्म अदायगी नहीं करते हैं। हम खबरों के मर्म को समझते हैं, उसकी नब्ज को टटोलते हैं। अब 18वीं लोकसभा शुरू हुई और उसके पहले सेशन में जब ओथ सेरेमनी हुई, बहुत हंगामा हुआ। उस हंगामे में क्या क्या नहीं हुआ आपने देखा। कई बार तो ऐसा लगा कि भाई ये संसद नहीं है, ये राजनीतिक अखाड़ा है। हर कोई अपने तरकश में से अपने अपने तीर दाग रहा है। कहां जा रहा है, क्या जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई प्रोटेम स्पीकर के पास जाके सांसदों को धमका दे रहा है, कोई बता रहा है कि भाई मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, कोई जय फिलिस्तीन के नारे लगा दे रहा है। अब ऐसे में हमारे मन में यह सवाल आया कि भाई कई खबरिया चैनल हैं जो अलग अलग तरीके से आपको इस खबर को समझाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे और छू कर निकल जाएंगे, लेकिन हम उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। एक माननीय एक सांसद की गरिमा संसद के लिहाज से कितनी जरूरी है, उससे ज्यादा संसद कितनी वैल्यूबल है, संसद में किस तरह का आचरण इन माननीयों को करना चाहिए। और नवनिर्वाचित माननीय जब पहुंचते हैं संसद में, या फिर पुराने भी जो नए अंदाज में खुद को पेश करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कोई डेकोरम होगा कि नहीं होगा, उनके लिए कोई गाइडलाइन होगी कि नहीं होगी। जो मन में आएगा वो बोल देंगे, क्या ऐसा संभव है? तो ये कई बातें पिछले कई दिनों से हमारे मन में थी और उसी द्वंद्व को आज समझने की हम कोशिश करेंगे। आप जानते ही हैं, मेरे इस शो में देश के चुनिंदा लोगों को हम इस चर्चा में जोड़ते हैं जो बहुत खास हैं, और सिर्फ बोलते नहीं हैं, आपको समझाते हैं, बताते हैं कि असल में इस विषय की गंभीरता क्या है। तो आज एक सांसद की शपथ कैसी होनी चाहिए, इसी विषय पे मैं और आप मंथन करेंगे। अगले 50 से 55 मिनट आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए हैं आज, क्योंकि जिन माननीयों को आपने सदन में भेजा है उनके आचरण का विश्लेषण आज हम करने की कोशिश करेंगे। भारत में रह के, भारत के लोगों के वोट लेके, भारत की संसद में पहुंच के भारत माता की जय ना बोलना लेकिन जय फिलिस्तीन बोल देना, जय हिंद ना बोलना लेकिन जय फिलिस्तीन बोल देना, कई और बातें हैं जिन वाक्यों ने इस बार संसद की गरिमा पे आघात किया है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना जरूरी था, या फिर संसद में ओथ के दौरान भी सिर्फ चुनावी मूड में ही ये माननीय नजर आए। समय को जाया नहीं करते, एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, उस रिपोर्ट को पहले मैं आपको दिखाता हूं और फिर बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। बात सच के साथ की होगी, देखते रहिए सच के साथ। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई, लेकिन शपथ के दौरान जो कुछ हुआ उसने सदन और शपथ ग्रहण की मर्यादा को भारी आघात पहुंचाया। कई बार ऐसा लगा कि शपथ ग्रहण समारोह राजनीति का अखाड़ा बन गया है। शपथ ग्रहण के दौरान भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ पर मानो राजनीति हावी हो गई।
अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से कई नवनिर्वाचित सांसदों ने अपने ही अंदाज में शपथ ली। रसूल करीम अम्मा बाद लेकिन मामला तब ज्यादा बिगड़ गया जब AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने शपथ से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, शपथ भी उर्दू में पढ़ी। इसे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता माना जा सकता है, लेकिन शपथ के बाद ओवैसी ने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, यहाँ तक कि फिलिस्तीन की जय के नारे भी लगा दिए। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। इन नारों को सुनकर पूरा सदन हतप्रभ हो गया। शपथ लेने के बाद ओवैसी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई। उनकी टिप्पणी को रिकॉर्ड से भी हटा दिया गया है। शपथ के दौरान बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय जीत हासिल करने वाले पप्पू यादव ने बिहार को विशेष दर्जा मिलने की बात कह डाली, जिस पर उनका विरोध हुआ तो पप्पू यादव ने प्रोटेम स्पीकर के आसन के पास खड़े होकर सांसदों को हड़का दिया और बता दिया कि उन्हें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। For the time I am the for the time independent MP for the time. You not tell me what happened. So I tell me ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए, नहीं ये मत बताइए। तो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ऐसे कई वाक्य हुए जिन्होंने शपथ और सदन दोनों का मजाक उड़ाया। इस तरह की घटनाओं के बाद अब सवाल है कि हमारे देश के संविधान में शपथ ग्रहण के मायने क्या हैं? शपथ ग्रहण को लेकर नियम क्या कहते हैं? आखिर क्यों और किस बात की शपथ ली जाती है? शपथ तोड़ने या इसका उल्लंघन करने पर क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है? अगर कोई शपथ ग्रहण के दौरान विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा जताने लगे तो क्या उस पर कोई एक्शन भी लिया जा सकता है? इसी के साथ जो सांसद जेल में हैं, उनकी शपथ को लेकर नियम क्या कहते हैं? इन सारे सवालों के साथ ओवैसी के फिलिस्तीन जय के नारे ने सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह तपिश बढ़ा दी है। कोई उनकी सांसदी छीने जाने की बात कर रहा है तो कोई उनके फिर से शपथ लेने की बात भी कर रहा है। तो इन तमाम सवालों के बीच सच के साथ कार्यक्रम में आज जानने की कोशिश करेंगे कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक सांसद की शपथ कैसी होनी चाहिए और सदन की मर्यादा का सम्मान करना एक सांसद के लिए कितना जरूरी है। तो आज इन तमाम सवालों के जवाबों को न समझने की सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि आत्मसात करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि इन माननीयों को हमने ही सदन में अपने वोट देकर पहुंचाया है। चलिए परिचय मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सूर्य मैथिल साहब, भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे पार्टी का और अपने वक्तव्य भी आज तमाम व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे। पंकज श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के बहुत सेंसिटिव स्पोक पर्सन है, सारी जानकारी कांग्रेस की आज सर ही हमको देंगे। प्रदीप सरदाना साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ चर्चा का हिस्सा है। सर स्वागत है आपका हमारे शो में। संयम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और बताएंगे कि असल में किस तरह का गाइडलाइन तय होना चाहिए इस तरह की ओथ सेरेमनी से पहले। शुरुआत सबसे पहले सूर्य मैथिल साहब आप ही से करना चाहूंगा। सर लगा ही नहीं हमको कि हम हाउस की प्रोसीडिंग देख रहे हैं, हम ओथ सेरेमनी देख रहे हैं, चुनावी मोड से भी नहीं निकले क्या सभी लोग? ये क्या बताना चाह रहे थे सब लोग अपने अपने तरीके से? ऐसा तो सदन हमने नहीं देखा, अखाड़ा था क्या? धन्यवाद घनश्याम जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और प्राउड टू बी ए हिंदू। आप देखिए कि जिस प्रकार का दुर्भाग्य हमने देखा, सदन लोकतंत्र जो है वो मंदिर होता है लोकतंत्र का, और उसके अंदर जिस प्रकार की घटिया राजनीति का प्रदर्शन असदुद्दीन ओवैसी द्वारा किया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है। उनकी जो स्टेटमेंट है उसको भी सदन में हटाया गया कार्रवाई रिकॉर्ड्स में से, साथ ही साथ उनके खिलाफ कंप्लेंट भी हुई। लेकिन आप समझिए घनश्याम जी, आखिर ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये वो लोग हैं जो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे चार इंशा अल्लाह चिल्लाते हैं। ये वो लोग हैं जो नारा लगाते हैं जंग रहेगी जारी भारत की बर्बादी तक। और ये वही लोग हैं
जो बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान बताते हैं और उसके नमाजे जनाजा में लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी उनका एक प्रतिबिंब मात्र है। आप समझने की कोशिश करें कि जब भारत के अंदर कश्मीर में रियासी में अटैक होता है, तब यही असदुद्दीन ओवैसी के मुंह में दही जम जाता है। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है कंडेम करने के लिए, दुख भी नहीं व्यक्त करते हैं वहां पर जो हमारे लोग मारे जाते हैं आतंकवादी अटैक्स के अंदर। लेकिन उसके उलट जब भी कहीं पर कोई भी कार्रवाई होती है, किसी गुंडे के ऊपर उसके घर पे बुलडोजर चला जाता है या एनकाउंटर होता है, तो ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच जाते हैं और अपराधियों का साथ खुले मंच से, खुले हाथों से देते हैं। अब हाउस पे आइए, आपने इतनी सारी बातें समझा दी, तो मुझे ये भी समझा दीजिए सर, ये छत्रपाल गंगवार कौन है जो हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर सदन में बाकी माननीयों को उकसा रहे थे? वहां पे कोई डेकोरम मेंटेन नहीं करते हैं आप मुझे ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या होता है घनिंद्र जी? तो क्यों बोलेंगे आप? क्या उपाध्याय क्या होता है? आप क्यों बोलेंगे? सनातनी जो है क्यों बोलेंगे? ओथ लेते वक्त तब भी ये तो इस देश के कोर्ट ने भी कहा कि हिंदुत्व जो है वो एक धर्म नहीं है। आप इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये हाउस में बोलेंगे, वो भी जब ओथ हो रही होगी, क्यों बोलेंगे आप ऐसा? कहां है ऐसा लिखा हुआ? अच्छा मुझे ये बताइए कि उनको बिस्मिल्लाह पढ़ने से किसी ने रोका? उनको अपने कलमा पढ़ने से किसी ने रोका? नहीं रोका। सर, मैं ओवैसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, ओवैसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप भी हिंदू राष्ट्र की बात लिख के अरे तो भैया हर एक को अपना धर्म मानने का अधिकार, क्या फर्क है? इस देश के संविधान ने हर एक को अपना धर्म मानने का अधिकार दिया है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि विदेशी धरती के प्रति अपनी आस्था देश की संसद में व्यक्त करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म के प्रति अभिव्यक्ति जाहिर करिए, लेकिन धर्म को पूरे राष्ट्र के रंग में रंग देंगे और वहां बैठे लोगों को उकसाएंगे, ये न्यायोचित है क्या? ये जस्टिफाइड है? उपाध्याय जी, इस देश के अंदर धर्म जो है वो हिंदू ही है। अच्छा, बाकी मैं इस बहस में नहीं जा रहा, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। सदन की गरिमा को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सबकी है, सर सबकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आपको भी निभाना होगा। तो आप ये बताइए ना, जिनका आपने नाम लिया गंगवार जी का, उन्होंने जय पाकिस्तान बोला था या जय इजराइल बोला था? उन्होंने तो अपने धर्म के लिए बात की थी ना, हिंदुत्व के लिए बात की थी ना। लेकिन आप जब जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं तो उसका विरोध क्या कांग्रेस ने किया? मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझे जरा बता दीजिए कि आखिर कांग्रेस के पैरों में क्या मेहंदी लगी थी या मुंह में दही जमा था कि उन्होंने ओवैसी के कुकृत्य के ऊपर बिल्कुल भी विरोध नहीं किया? ठीक है सर। पंकज जी, असल में जो कुछ हमने हाउस में देखा, उसके बाद कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या वाकई इस तरह की स्टेटमेंट की ओथ सेरेमनी के दौरान क्या कोई जगह बनती है? एक सांसद को क्या इसी अंदाज में शपथ लेनी चाहिए? देखिए, इसके दो पहलू हैं और मैथिली जी ने भी बहुत तेज स्वरों में बहुत कुछ बोला है। मैं उस तरीके से बहस नहीं करना चाहता। मैं बस विदेश नीति के मामले में इस देश में हमेशा एक एकता रही है और अभी मई में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को उसका सदस्य बनाने के लिए जो मतदान हुआ, उसमें भारत फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दे गया है। यही नहीं, 1974 में पहली बार जो गैर अरब देश भारत था जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। और इस समय फिलिस्तीन एक संदर्भ है जिसमें गाजा पट्टी में जो युद्ध हो रहा है उसमें लाखों, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े और पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका तक में हो रहे हैं। इवन इजराइल से जुड़े हुए जो यहूदी हैं, यहूदी प्रदर्शन कर रहे हैं यूरोप के तमाम शहरों में, अमेरिका में। और ये इस समय फिलिस्तीन एक अलग मसला है। तो और भारत एक मुझे बताइए सर, मैंने कहा कि साथ चलेंगे। आपने फिलिस्तीन का सर मुझे बताइए एक मौका, फिलिस्तीन की इतनी बड़ी पैरवी कर रहे हैं सर, फिलिस्तीन में कौन कौन शामिल है? या हमास भी शामिल है, फिर तो हिजबुल्लाह भी शामिल है। आप भारत सरकार से बात करिए, हम भारत सरकार के साथ। आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप उनके दर्द को जिस तरीके से सर ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस है। नहीं, आप हमास और हिजबुल्लाह की भी आइडेंटिटी बताइए सर। फिर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल हमास हो, ये आतंकवादी संगठन है, पर फिलिस्तीन की जनता भी बात करते हैं ना, नहीं तो फिलिस्तीन की वो बात करते हैं, इससे क्या होता है? हिजबुल्लाह बात करता है, हमास करता है। इसका मतलब फिलिस्तीन तो फिर भारत सरकार भी हमास के समर्थक है क्या? फिलिस्तीन के पक्ष में अभी वोट दे के आई है।
सर भारत सरकार ने हाउस में रह के जय फिलिस्तीन बोल दिया था। मैं वही कह रहा हूं कि आप देखिए, अब आप दो बातों को, यही मैं कह रहा हूं कि मेरी बात को पूरा सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि फिलिस्तीन, अब आप हमास पे ले गए, फिलिस्तीन के पक्ष में जब आप फिलिस्तीन के दर्द को ग्लोरीफाई करेंगे, भारत सरकार बोलूंगा फिर सर, इसलिए कि भारत सरकार आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन के दर्द के साथ है और भारत की नीति रही है कि विदेश नीति के मामले में विपक्ष हमेशा साथ रहता है, और याद से नहीं, हमेशा से रहा है। हम विदेश नीति के मामले में की स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, फिर अभी मैंने कहा ना कि इसके दो पहलू, एक ये फिलिस्तीन का मामला है, हमें जानना चाहिए पूरे देशवासियों को कि भारत सरकार, मोदी सरकार, एनडीए सरकार, जो कह लीजिए, सबको पता वो है। सरकार और विपक्ष दोनों फिलिस्तीन के पक्ष में है। भारत पहला गैर अरब राष्ट्र है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी, नंबर 1। नंबर 2 अब आता है आलोचना के लेवल पे नहीं सर, नहीं आलोचना नहीं। अब सवाल है कि उस सदन में बहुत लोग जैसे आपने खुद बताया, एक अतुल गर्ग जी हैं जो इनके मेरा ख्याल है गाजियाबाद से जीते हैं, उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी जिंदाबाद, सारे जिंदाबाद के नारे लगाए, किसी ने जय नमो बुद्धाय और तमाम चीजें कही। उसमें इन्होंने जय फिलिस्तीन का, हमारा ओवैसी से न लेना देना है, ना हम ओवैसी के पक्ष में हैं। सवाल यह है कि अगर ये गलत है, यानी इस तरह की बातें गलत है, तो लोकसभा अध्यक्ष कानूनी कार्रवाई करें, जो भी करना हो। अगर ये गलत है, अरे अगर हाँ, अगर ये गलत इसलिए है कि उसी संसद में नहीं सर, नहीं, अगर ये गलत है, हाँ, इसलिए कि उसी संसद में फिलिस्तीन के पक्ष में भाषण हुए हैं, भी साथ दे रहे हैं ना, उसी अगर ये गलत है, अरे भाई आप बात ही नहीं समझ मैं समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ सर, अगर ये गलत है, हाँ, इसलिए अगर आपको भी ओवैसी की कैटेगरी में ला रहा है सर, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तय करना है कि हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद जो लोग कह रहे थे, जो अटल बिहारी जिंदाबाद, बोला ना, उसके लिए मैं बोला, गलत है कि सही, मैं नहीं कह रहा हूं ना। ये लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे कि उनके उसमें आता है कि नहीं, सब पे कार्रवाई करेंगे सर। नहीं, हम नहीं, इतनी बड़ी कांग्रेस जो मैं कह रहा हूं लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे, मैं नहीं तय कर सकता हूं। अगर ऐसा है तब तक उनको जो भी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए तो हो जानी चाहिए। हमारा क्या इंतजार कर रहे हैं भाई, हम लोकसभा और भारत सरकार की इस नीति का कृपया इसे राजनीतिक वो न करें, ये गलत है। भारत सरकार और इसी संसद में जहां सर सेफ पैसेज मत लीजिए सर, सेफ पैसेज नहीं, सेफ पैसेज नहीं, न जाने कितनी बार फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के पक्ष में भाषण हुए हैं जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं। आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। सूर्य मैथिल साहब प्लीज, सर 20 सेकंड, सूर्य मैथिल प्लीज 20 सेकंड। देखिए अभी आपने जब पूछा तो ये अपना स्टैंड क्लियर नहीं किए, ये गोलमोल बातें करना शुरू कर दिए। आप देखिए कि ये सिंगोल का तो विरोध करते हैं जो कि भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं, ये हिंदुओं को हिंसक बोलते हैं, लेकिन आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन इन्होंने किया। अभी जब इजराइल ने अरे मैंने आतंकवादी कहा है, यूपीए ने आतंकवादी कहा है भाई, यूपीए ने समर्थन किया था भैया, चुनावों से पहले यूपीए ने समर्थन किया था, उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया था, फिलिस्तीन का भारत सरकार कर रही है। इजराइल के अटैक को आपने इजराइल के ऊपर जब हुआ था हमला, तब आपने मुंह में दही जमाया। अरे भाई भारत जमाया था ना आपने, जब इजराइल पे हमास ने अटैक किया था तब आपने दही जमाया था। तब हिंदुस्तान की विदेश नीति क्या कह रही थी, तब हम इजराइल अच्छा तो आप लोगों को जय फिलिस्तीन, अगर लोकतंत्र के मंदिर में नारे लगवाने में समर्थन करना है, इसका मतलब कांग्रेस जो है वो अपने पुराने रोग से अब तक मुक्त नहीं हुई है। जिस प्रकार से केजीबी के एजेंट बनकर भारत के अंदर कांग्रेसी नेताओं ने भारत को दीमक की तरह चाटा था, आज फिर से एक और रूप जो है आप देख रहे हैं। ठीक है मैथिल साहब, अच्छा पंकज जी एक सेकंड, नहीं ठीक है, मैं इन्होंने कहा कि मैं हमास मैं काउंटर कर दिया, संगठन काउंटर कर दिया उसको। आप लोगों ने समर्थन भी तो किया, क्या कर रहे हैं, मैथिल साहब 1 to 1 नहीं, आज ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। वहां पे भारत सरकार फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दे रही है, मेरा ये कहना है कि और आप ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के पक्ष में हद हो गई, नारा लगाने वाले विरोध नहीं कर रहे, नहीं तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? कार्रवाई करिए ना, आप कार्रवाई करिए। सूर्य मैथिल साहब और भी अच्छा सूर्य मैथिल राहुल गांधी को सिखाओ, राहुल गांधी का पूरा भाषण सुनो, राहुल गांधी को पढ़ाओ, जाओ ट्यूशन दे के आओ।
चर्चा हो गया। सूर्यमैथिल हो गया। एक मिनट पंकज जी, सर मेरे साथ, पंकज जी मेरे साथ और मैं मान रही हूँ। सूर्यमैथिल जी आप देश के बड़े चैनल में बैठे हैं और हमारे पास टेक्निकली इक्विपमेंट इतने सारे हैं कि अगर आप आराम से भी बोलेंगे तो मेरे साउंड इंजीनियर आपकी आवाज ले जाएंगे। प्लीज सर सूर्यमैथिल, मैं फिर चिल्लाऊंगा सर, अच्छा नहीं लगेगा सर, मैं चिल्लाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा, और मैं ये बोलूं कि आपको स्क्रीन से हटा दें, आपका माइक म्यूट कर दे, ये हम बोलते नहीं है सर, मुझे बोलने के लिए मजबूर मत करिए प्लीज। आप सभी चर्चा में बने हुए, प्रदीप सर भी मेरे साथ हैं। प्रदीप सर, असल में जो चर्चा यहां पे हो रही है, जो बहस हमने हाउस में देखी, जिस तरह की अमर्यादा वहां पे देखी, सर ओवैसी क्या चाहते थे असल में? क्या देश के साथ साथ बाकी मुस्लिम कंट्रीज के बड़े नेता के तौर पे खुद को एस्टैब्लिश करने की ओवैसी की कोशिश है, और वो जानते हैं कि मैं हाउस में अगर ये बोलूंगा तो फिर ये न्यूज हेडलाइंस बन जाएगी और मीडिया को भी परोक्ष रूप से सही वो मैनिपुलेट करना जानते हैं। सर आपका एनालिसिस क्या है इस तरह के वक्तव्य के बाद? देखिए जी, जो संविधान की शपथ की बात है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 99 के अंदर बड़ा क्लियर है कि किस तरह शपथ लेनी है और उसका क्या प्रारूप है, और शपथ उन्हीं के अनुसार ली जाती है। ये ठीक है कि सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, कोई संस्कृत में शपथ लेता है, कोई हिंदी में लेता है, कोई इंग्लिश में, कोई मलयालम में। इस बार भी सब भाषाओं में ली, उड़िया में भी ली गई, मलयालम में भी ली गई, अलग अलग भाषाओं में ली गई, वो उनका अधिकार है। साथ ये भी है कि ठीक है, सांसद के एक बड़ा अच्छा उत्सव है, वो कोई सांसद बन रहा है या कोई विधायक बन रहा है, जो पहली बार बन रहा है या चौथी बार, पांचवी बार बन रहा है, तो उसके लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये जो उस पर थोड़ा बहुत बोलना चाहे शपथ लेने के बाद या शपथ लेने से पहले, तो वो बोल ले तो शायद उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर वो संवैधानिक है तो। ये लेकिन कैसे जो तय होता है संवैधानिक नहीं है, सर, ये तय कैसे होता है कि संवैधानिक है या नहीं, है कैसे तय होगा सर? देखिए संविधान में लिखा हुआ है ना, नहीं है। संविधान में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। संविधान की जो 102(4) की अनुच्छेद 102(4) में जो है बड़ा साफ लिखा हुआ है कि आप जो बात कर रहे हैं इसकी, कि आप जय श्री राम बोल रहे हैं, तो हमारे संविधान के अंदर वो तो उनकी चित्र है सबसे पहले ही, आप उसको कैसे आप अलग ठहरा सकते हैं? आप अपने राज्य की बात करते हैं, जय तेलंगाना बोल रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, जय महाराष्ट्र बोल रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, जय भारत बोल रहे हैं, जय हिंद बोल रहे हैं, आप कुछ भी बोलिए देश के बारे में। लेकिन हमारी संसद, इसमें संविधान में साफ लिखा हुआ है कि हमारी संसद के अंदर कोई भी सांसद अगर कोई दूसरे देश के प्रति अपनी निष्ठा रखेगा तो वो गलत है, असंवैधानिक है। तो बैरिस्टर साहब हैं वो, तो ओवैसी असदुद्दीन तो बैरिस्टर हैं। वो जानबूझ के किया जी, बैरिस्टर साहब हैं, वो 30 साल से राजनीति में हैं, उनके पिताजी भी सलाउद्दीन जो है वो भी राजनीति में थे, उनके जो दादाजी थे अब्दुल वाहिद वो भी राजनीति में थे, उनकी MIM पार्टी को ही उन्होंने AIM बनाया। और आपको ये भी देखना होगा कि जो MIM पार्टी, जो AIM पार्टी है, वो MIM की कोख से ही जन्मी है। और 2 से 1 हो गए सर, 2 से 1 हो गए। आप ये एक ही बचे हैं। आपको ये देखिए कि ये जो बात कर रहे हैं कि आपको दूसरे देश, हम आप संसद के लिए बात करते हैं, भारत की विदेश नीति की जहां इन्होंने बात की, हमारे अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध हैं, तो रूस के साथ भी हैं, हमारे इसके फिलिस्तीन के साथ है तो इजराइल के साथ भी हैं, रूस के साथ है, यूक्रेन के साथ भी है। सही बात, भारत तटस्थ रहा है। लेकिन संविधान की जब शपथ आप ले रहे हैं, संसद में चर्चा होती है किसी देश के बारे में, किसी युद्ध नीति के बारे में, किसी के समर्थन, तब आप उसका नाम लीजिए, उसकी चर्चा कीजिए, लेकिन उस देश के प्रति तब भी अपनी निष्ठा जो है वो आप व्यक्त नहीं कर सकते। ये बड़ा क्लियर है। ये जो निष्ठा व्यक्त की जा रही है ये बहुत ही गलत है। आप ये देखिए, अभी तो सिर्फ इन्होंने ओवैसी ने ये वाली बात कही, अभी अमृतपाल सिंह जो जेल में है, जो खालिस्तान समर्थक है, वो भी शपथ लेने आने वाले हैं, उनको भी परमिशन मिल गई है। जो राशिद इंजीनियर है वो भी शपथ लेने आने वाले हैं, उनको भी परमिशन मिल गई है। अब राशिद इंजीनियर अगर आकर जय पाकिस्तान बोलते हैं या अमृतपाल सिंह जय खालिस्तान बोलते हैं तो क्या संदेश जाएगा हमारे संविधान का, हमारी संसद का दुनिया में क्या संदेश जाएगा? ठीक बात है। तो आप ये देखिए, शपथ ले रहे हैं आप अपनी, पूरा साल आपके 5 साल है आपके पास बहस करने के लिए, बात करने के लिए। ओवैसी बहुत सवाल पूछते रहे, इनको सर ओवैसी की स्ट्रेटजी पे मैं आपसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे, उनको 1080 सवाल पूछे उन्होंने अपने। सर वो जानते हैं सर, वो टीवी एंकर हैं असल में, वो भी समझते हैं सारी चीजें। मैं सारी चीज समझते हैं, उन्होंने जान के वो समझ रहे हैं सर, वो अपने टीवी में वो करना चाहते हैं। सर अगर इतने सवाल पूछने का रिजल्ट होता तो 2 से 1 ना हो जाते ना, अब तो एक ही बच्चे हैं कुल मिला के, वो भी खुद ही। आपको कह रहा हूँ कि आप देखिए सब जानते हैं, इसीलिए वो जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं कि उनका जो अपना बैकग्राउंड है, जो आधार है, वो कमजोर हो रहा है, समझ गए सर। CAA से कुछ नहीं हुआ,
एनआरसी से कुछ नहीं हुआ, मंदिर की बात करके कुछ नहीं हुआ। अब ये नया टेस्ट एंड ट्राई है सर उनका, जिसके जरिए वो सब कुछ करना चाह रहे हैं। मैं हमको सर ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन सर ब्रेक पे जाना है सर मुझे, लेकिन संयम के पास एक बात, इसमें बिल्कुल विरोध होना चाहिए और उसकी सर सजग अभी जानी चर्चा है, चाहिए। समय है मेरे पास, समय है। संयम किस तरह की वैधानिक चीजें आप इसके अंतर्गत देखते हैं, लॉ क्या कहते हैं, एक सांसद की शपथ कैसी होनी चाहिए? संयम अपनी बात करिए, फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये आजकल ये फैशन बन गया पार्लियामेंट में, लोकसभा में खास करके, कि जितने भी कांग्रेस पार्टी वाले हैं जब भी प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में एंटर करते हैं, लोकसभा में आते हैं, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी वाले लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने भी यही किया था। जब मोदी जी शपथ ले रहे थे तो उनके सामने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन लेके खड़े हुए थे। ये क्या हो सकता है? मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हाथ में पकड़ना तो आता है, लेकिन उनको नहीं पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कितने हैं, बिल्कुल शेड्यूल कितने हैं। आर्टिकल एक भी अगर राहुल गांधी जी बता देंगे तो मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूंगा, उनको पता ही नहीं है। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, कल अनुराग ठाकुर जी ने कांग्रेस पार्टी वालों को लोकसभा में पूछा कि आप सारा टाइम कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ के खड़े रहते हो, जरा मेरे को ये बताओ कि इसमें पन्ने कितने हैं। सारे चुप थे, किसी को कुछ पता ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत के संविधान में स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं। वैसे हमने आपको यहाँ पे सीनियर एडवोकेट की भूमिका में रखा है, तो मैं ये बीजेपी पंकज में बोल रहा हूँ। हमने खुद यही तो प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज, सर एक सेकंड, खुद ही कह दिया सर, मैं सबको पेशेंटली सुन रहा था। अच्छा, अगर मेरी बात, पंकज जी, अगर मेरी बात किसी को पसंद नहीं है तो ब्रांड कर दो, संयम केजरीवाल तो बीजेपी से है, ऐसा नहीं है। संयम सर, मेरा अपना व्यू है। संयम सर, मेरा अपना व्यू है। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे संयम। आप मुझे लॉ समझाइए सर, मैं आपको मुझे लॉ समझ में, वो बाकी मुझे सूर्य मैथिल समझा देंगे, पंकज जी समझा देंगे। सर मुझे लॉ समझाइए। सर लॉ इस पे ये है कि आर्टिकल 99 है जो स्पेसिफिकली ये बताता है कि जब भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बनता है, जब वो नियुक्त होकर आता है, तो ओथ उसको सबसे पहले लेनी पड़ती है, उसके लिए मैंडेटरी है। ओथ लेने का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में 12 शेड्यूल है। शेड्यूल 3 स्पेसिफिकली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ कैसे लेगा, अगर आप कहें, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। स्पेसिफिकली एक शेड्यूल में दिया हुआ है कि ये पूरी प्रॉपर एक पंक्ति है जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलना है। अच्छा, लेकिन ये लोग करते क्या है, वो तो ये बोले चाहे ना बोले, उसके अलावा नारेबाजी करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको एक आदत पड़ गई है अब, क्योंकि ये सारे पॉलिटिशियंस है दैट आई हैव टू प्ले टू अ गैलरी, तो वो इनको करना होता है। अब वोट तो ये हिंदुस्तान में ही लिया है ना उन्होंने। ओवैसी जी जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, वोट इनको पैलेस्टीन वालों ने तो दिया नहीं है, यहीं से हैदराबाद से तो लेकर आए वोट ये, और ये आए भारत की। अच्छा, संयम हिंदू राष्ट्र बोल सकते हैं? सर हिंदू राष्ट्र बोलना या कुछ भी बोलना, ऐसा शेड्यूल 3 में मेंशन नहीं है। वो एग्जैक्ट लाइंस क्या होती है मैं जानूंगा। संयम आप मेरे साथ रहिए, मुझे ब्रेक के लिए असल में रुकना है, पीछे लगातार कह रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है। भारत के वोट लेके, भारत के लोगों की बात करके सदन में जब ओथ लेंगे तो जय फिलिस्तीन बोल देंगे क्या, समझेंगे आगे भी। रहिएगा मेरे साथ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। तो सच के साथ आज आप देख रहे हैं, और सच के साथ में उस सच को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, या सच के उस आईने में उस प्रतिबिंब को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो 18वीं लोकसभा के पहले सेशन में ओथ सेरेमनी के दौरान दुर्भाग्यवश हमको दिखाई नहीं दिया। चलिए आज एक कोशिश कर लेते हैं। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, सूर्य मैथिल हैं, पंकज जी हैं, प्रदीप जी हैं और संयम भी मेरे साथ हैं। तो मैथिल साहब, ब्रेक से पहले बहुत पारा हाई था, मुझे उम्मीद लगती है ब्रेक में थोड़ा आप ठंडे हो गए होंगे, पानी वानी पिया आपने। सर मुझे ये समझाइए कि ये असल में जो बहस हो रही है सूर्य जी, वो असल में किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है? और नियम की अगर आप बात करते हैं, हर बात को राष्ट्र प्रेम से जोड़ना, देशभक्ति से जोड़ना, सर ये जो सर्टिफिकेट बांटने की जो रवायत है, ये मतलब कब तक कंटिन्यू रहेगी सर ऐसी?
धन्यवाद घनश्याम जी। और आशा करता हूं कि अब मुझे आप बिगर टोका टिप्पणी के 120 सेकंड दे सर आप खुद ले लेते हैं, 240 छीन लेंगे आप टोका टिप्पणी करते हैं, आप 240 छीन लेंगे। उसके बाद चीजें जो है वो बदल सर जाती आपको हैं। हम क्या देंगे सर, आप खुद ही ले समझिए लेते इस हैं। चीज को। बताइए आपने कहा सर्टिफिकेट बांटना, ये एक नया ट्रेंड चल गया है इस देश के अंदर। यदि कोई इस देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह लगाएगा नारा, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई तू देशद्रोही है। क्यों? कौन नहीं कहता है? नहीं, सुन लीजिए, कहते हैं अरे भाई साहब सुनिए ना। नहीं, अभी आपने जो सर्टिफिकेट की बात की ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ, सुन लीजिए। और यदि किसी से बोले कि आप वंदे मातरम बोलो, तो वो कहेंगे ना मैं नहीं बोलता और मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। तो मतलब इस देश के अंदर राष्ट्रगान, सुनिए, इस देश के अंदर राष्ट्रगान का सम्मान ना करने वाला भी देशद्रोही नहीं है, और भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाअल्लाह नारा लगाने वाला सबकी मजम्मत होती है, सबकी मजम्मत होती है। आतंकवादियों का समर्थन करने वाला भी देशद्रोही नहीं है, क्योंकि हम उसको सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं घनश्याम जी, ये आपकी सोच हो सकती है, इस देश का आम जनमानस इन लोगों को देशद्रोही मानता है। अच्छा। और उसी के साथ में जिस प्रकार से जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से अपने देश का अपमान किया, अपने देश के संविधान का अपमान किया, और देश के अंदर जो तेलंगाना में उनको वोट मिला उस देश के नागरिकों का अपमान किया, वो सबके सामने। कितनी शिकायतें कर दी आपने ओवैसी के खिलाफ? ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस भी उसके संग बराबर की हकदार रही। अच्छा। कंप्लेंट किसने की? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने की। मुझे एक लेटर दिखा दीजिए जो कांग्रेस के किसी भी सांसद ने कंप्लेंट की हो लोकसभा अध्यक्ष को। राहुल गांधी जी, सुनिए, इतने दिन में क्या कर दिया आपने? इतने दिन में आपने क्या कर दिया उनके खिलाफ? आप देखिए, अब आप मुझे बोलने नहीं सर, इतने दिन क्या किया? देखिए, जनता देख रही है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। सर आपको नहीं बोलने देंगे हम। आपको लगता है मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार है? मुझे बताइए, इतने दिन आपने शिकायत की, सर उसका रिजल्ट क्या हुआ? शिकायत क्या एक्शन लिया आपने? लोकसभा अध्यक्ष के पास में विचाराधीन है। उनकी जो स्टेटमेंट थी वो सदन के रिकॉर्ड से हटा दी गई है। लेकिन एक बात और, राहुल गांधी जी सदन में खड़े होकर हिंदू हिंसक है कहते हैं। कांग्रेस के पास इतना समय है कि वो सिंगोल का अपमान कर सकती है, जो कि भारत की जो सभ्यता है उसका प्रतीक है। लेकिन इनके मुंह में दही जमा हुआ है कि जय फिलिस्तीन कहने वाले देशद्रोही असदुद्दीन ओवैसी के पीछे चुपचाप सदन रूप में खड़े हुए हैं। अच्छा। ये आरोप तो लगाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन असलियत में कोई बी टीम अगर असदुद्दीन ओवैसी किसी की है तो वो यहां पर दर्शाता है जिस प्रकार का कवर अप कांग्रेस ने किया है उनको कि वो किसकी बी टीम है। टारगेट कांग्रेस ही है आपका? नहीं, कांग्रेस नहीं है। ओवैसी के मेरा टारगेट तो हर वो देशद्रोही है। अच्छा। जो भारत के संविधान का अपमान करते हैं। एक बहुत अच्छी बात अभी संयम ने बोली थी कि ये लोग जो है वो दिखाते रहते हैं संविधान की प्रति को। मैं आपको बताना चाहता हूं घनश्याम जी, कब मेरे साथ मित्र बैठे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, इनसे पूछिए 42वां संविधान संशोधन क्या है। पंकज जी को भी स्क्रीन पे ले लीजिए। अच्छा, पंकज जी को भी स्क्रीन पे ले लीजिए एक बार, पीसीआर प्लीज बोलते रहिए। देखिए, 42वां संविधान संशोधन वो संशोधन है जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा गया। 20% से ज्यादा देश का संविधान जो है वो बदला गया। वो किसके माध्यम से? वो बदला गया इंदिरा गांधी जी के माध्यम से। देश के समूचे विपक्ष को जेल में बंद कर देश की अदालतों पर ताला डालकर, लोकतंत्र के मंदिर पर ताला डालकर यदि इस देश के संविधान को, उसके प्रियम्बल को बदला, तो वो बदला इंदिरा गांधी जी ने। और ये वही लोग हैं जो संविधान की हत्या करते हैं, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करते हैं, फिर उसका कहते हैं कि संविधान हम संविधान की रक्षा करते हैं। आज ये यहां बैठे हैं, सरकारी चैनल पे बैठे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही वो सरकारी चैनल है, दूरदर्शन है, जहां पर कि माननीय अवस्थी को राम जी की सोहर गाने से रोक दिया गया था। और सरकार किसकी थी? वो कांग्रेस की थी। आज ये यहां बैठकर चिल्लाएंगे भी, चीखेंगे भी, नरेंद्र मोदी जी को गरियाएंगे भी, सरकार के विरोध में बात भी करेंगे, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। ये अगर असलियत में इमरजेंसी होती, संविधान खतरे में होता, तो मैं इन्हीं पंकज जी को उठा के ले जाता और जेल में बंद कर देता। अच्छा। तब होता वो इमरजेंसी, तब होती वो संविधान की जो है वो रक्षा नहीं हो पाती, तब संविधान खतरे में होता। सर इन लोगों को समझना पड़ेगा। एक मिनट सूर्यनाथ साहब, सर ये देश का चैनल है सर, ये देश का चैनल है, और देश के इस चैनल में नहीं, आप बताइए माननीय अवस्थी को इसी चैनल पे राम जी की सोहर गाने से सरकारी गैर सरकारी का विभेद यहाँ मत समझाइए। आप सरकारी गैर सरकारी मत समझाइए। ये देश का चैनल है, ये देश का चैनल है। मेरा विषय माननीय अवस्थी नहीं है, मेरा विषय माननीय अवस्थी नहीं है सर। आपने अपनी बात रखी, पंकज जी इंटरवीन। ठीक है, आ रहा हूँ पंकज जी। मैथिली जी इतनी तेज आवाज में चीखेंगे तो इनसे कोई बहस तो हम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम मतलब
तो कांग्रेस ने हथियार डाल दिए। हाँ हाँ, क्योंकि हमें कांग्रेस माइक ने है, हमारे पास माइक है और हमें टेक्नोलॉजी पे भरोसा है कि हमारी आवाज जनता तक पहुंच गई हुई। दो तीन बातें जिन्होंने कही मैं फटाफट बता दे रहा हूं। ये मालनीय अवस्थी की बात पता नहीं कहां से कह रहे हैं, लेकिन एक बात देश की जनता जानती है कि जब रामायण और महाभारत इस देश में प्रदर्शित हुआ इसी दूरदर्शन पे पहली बार, तो वो किसकी सरकार थी? वो कांग्रेस की सरकार थी। इस तरह की बातें कहना सर, ये क्रेडिट लेंगे आप इसका? नहीं, क्रेडिट नहीं, जो भी कह रहे कि सर, ना ना, अगर कोई मेरे व्यूअर हंस रहे होंगे सर आप पे, सर कैसे? नहीं सर, नहीं नहीं, अगर कोई कहेगा कि मालनीय अवस्थी को सोहर नहीं गाने दिया गया राम को, तो मैं याद दिला रहा हूं, ये कोई बात नहीं। बहुत क्या बात देख रहे हैं? गूगल पे लिखे मालनीय अवस्थी को राम जी की सूरज जी से रोका गया था। सूरज जी आप सबके बारे में बोलेंगे। सूरज जी आज भी वही कर रहे हैं। सूरज जी सर ऐसे नहीं ना, सबके बारे में आप थोड़ी बोलेंगे। मेरे साथ दो मेहमान और भी हैं, और भी हैं। नहीं नहीं सर नहीं सर, ये देश का चैनल है और देश सबको सुनना चाहता है। यही देश के चैनल की खासियत है। बोलिए देशद्रोह की बात आई। जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, खुलेआम साथ दिया, इस देश की आजादी की लड़ाई का विरोध किया, जिन्होंने माफी मांग के जेल से छूटे, जो आज वो कह रहे हैं के बारे में बोल रहे हैं आप। क्या मुझे पता है, ये बोलने के अंदर वो लिख के दिया था, उन्होंने माफी मांगा, मुझे याद है। अरे 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 अरे, कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में उनके माफीनामा को, अरे आपको नहीं पता क्या बोल रहे हैं? बहुत दुखद है। अरे आपकी सीट खतरे में पड़ जाएगी भैया, अगर आपकी सीट खतरे में पड़ जाएगी। भाई हम लोग चले जाएं। आपने बोला देशद्रोह पर, आप लोग, आप भारत तेरे टुकड़े होंगे चार वालों को समर्थन नहीं कर रहे हो, हिम्मत नहीं कार्रवाई करने नहीं, तो हिम्मत जब कार्रवाई होगी तो तुम संविधान लेके दौड़ना शुरू कर दो। भाई ये क्या, ये बहस हो रही है? ठीक है सर, आपने इनको सुना 5 मिनट, मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया इन्होंने बोलना शुरू किया, क्या मैं बात करूंगा? ठीक है, पंकज जी को स्क्रीन पे लीजिए, पंकज जी अपनी बात करिए। सर आप अपनी बात करिए, टाइम जाया हो रहा है सर, करिए, बोलिए सर, बोलिए। और इमरजेंसी की बात अभी की गई, इमरजेंसी गलत है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार माफी मांगिए, नाक लगा के माफी मांगिए, राहुल गांधी को बोलिए, अब वो नेता अपोजिशन है, नाक रगड़े भारत की संसद में और माफी मांगे देश के 140 करोड़ नागरिकों से कि इंदिरा गांधी जी ने ये बहस किया था देश के लोकतंत्र का, इस तरह से संविधान की हत्या की थी, माफी मांगिए। जो संसद में खड़े होते हैं संविधान की किताब लेके उसकी प्रतिज्ञा कीजिए और कहिए कि हम लोग माफी मांगते हैं, इंदिरा गांधी जी ने गलत किया था। आप कहां ये कर रहे हो, आप क्या बुलाते हैं? आप यही करना चाहते हो? ठीक हो गई सर, हो गई मैथिल साहब, प्लीज प्लीज। अगर ये बोलने नहीं देंगे और फिर कह रहे हैं सर ठीक है। अरे भाई ना आप बोलने दे रहे, ना वो बोलने दे रहे, देश की जनता ये भी देख रही है। सर आप ये आरोप मत लगाइए, बोलिए बोलिए सर, बोलिए भाई मैं ये कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी ने टॉपिक पे रहिएगा, ये बात क्लियर करनी जरूरी है। अच्छा, यवतमाल की जनसभा में इंदिरा गांधी ने 78 में खेद प्रकट किया, उसके बाद 80 में इंदिरा गांधी को उतने जबरदस्त समर्थन से इस देश की जनता ने जिताया, आज तक भारतीय जनता पार्टी उतनी सीट नहीं जीत पाई। पहली बात, आज जो तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इमरजेंसी में क्यों, क्या गलत था? यही गलत था कि लोगों की पूरा वाक्य नहीं पंकज जी देखिए, नहीं चलाएंगे। खून निकाला गया, जस्टिफाइड इमरजेंसी को अरे पूरा वाक्य कंप्लीट। क्या बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूं कि क्या गलत था? यही गलत था कि संवैधानिक संस्थाओं पे रोक लगी। मैं ये कह रहा हूं, वो आपने आधा वाक्य रोक के मुझे अच्छा सुन लीजिए मैथिल जी, अगर आप मैथिल जी से इस तरह बहस कराना चाहते हैं तो फिर आप उन्हीं से बात करें। ठीक है सर, आपने आधे वाक्य में मुझे रोक दिया। मैंने कहा क्या गलत था, अब आगे मैं ये कह रहा हूं कि यही गलत था कि संवैधानिक संस्थाओं पर कार्रवाई। सर अब आज ओएसी जय फिलिस्तीन मेरा टॉपिक है। आपसे एक बात कह रहा हूं, इस पूरे लोकसभा में जो कार्रवाई होती है उसके सब कुछ फैसला लोकसभा अध्यक्ष पर,
जो भी वो फैसला करे। सर आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं, कांग्रेस का स्टैंड है नहीं है, नहीं कांग्रेस हर बात पे बोलती है। एक मिनट मैथिल साहब आप एंकर बन जाइए सर, मैथिल साहब आप एंकर बन जाइए। कांग्रेस ने तो किसी के भी खिलाफ कंप्लेंट नहीं की जिन्होंने तरह तरह के नारे लगाए। क्यों नहीं लगाई? इसलिए कि हम प्रधानमंत्री घुसता नहीं है हाउस में, आप बोलने लग जाते हैं। और एलओपी जब खड़ा होता है तो किस तरह लोग एलओपी का मिसयूज क्यों किया? फिर मौका था ना बोलने का, मौका था ना बोलने का, प्रधानमंत्री मौका था कि नहीं था? पहली बार एलओपी में क्यों नहीं बोले? पूरे मौका था, नीट क्यों नहीं उठाया आपने वहां पे? क्यों नहीं उठाया? नहीं भाषण क्या सर? नहीं सर, आप वही कांग्रेस है ना, प्रधानमंत्री के एक अच्छे में आप पकड़ा जाते हैं। नहीं ऐसे नहीं सर, सर कांग्रेस का स्टैंड, कांग्रेस का स्टैंड सर, कांग्रेस का स्टैंड, कांग्रेस का स्टैंड है कि जो लोकसभा अध्यक्ष फैसला ले सबको, जिन्होंने ऐसा बोला है, जिन्होंने तय जो नियम है उसके तहत जाकर उसके अलग आप कुछ नहीं बोलेंगे, हम उसका मान पालन करेंगे। आप खुद से नहीं, आप खुद से इनिशिएट नहीं करेंगे, आप खुद से इनिशिएट नहीं करेंगे, हमने किसी आप खुद से इनिशिएट नहीं करेंगे। राष्ट्र बोलने वाले के खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं दी, हमने नारेबाजी करने वालों के खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं दी। लोकसभा अध्यक्ष करे जो भी कार्रवाई करे उसका समर्थन। ओके प्रदीप सर, अब मुझे ओवैसी की स्ट्रेटेजी समझा दीजिए सर, ओवैसी चाहते क्या हैं सर? इतने सारी कोशिशों के बावजूद 2 सीटों से 1 सीट पे सिमट गए, फिर भी उतनी चर्चा ओवैसी की हो रही है जितनी डबल डिजिट पाने वाले लोगों की नहीं हो रही। चंद्रबाबू नायडू को कोई नहीं पूछ रहा है, नीतीश कुमार को कोई नहीं पूछ रहा है, ओवैसी की चर्चा हो रही है। गजब है सर, ये कौन सी स्ट्रेटेजी असदुद्दीन ओवैसी ने अख्तियार कर ली है सर? प्रदीप सर देखिए जी, उनकी जो भी रणनीति है वो साफ दिखाई देती है शुरू से। मैं इतने साल से उनको देख रहा हूँ, 94 से उनकी राजनीति शुरू हुई थी चार मीनार के विधायक के रूप में। 2 बार वो विधायक रहे, उसके बाद वो सांसद बने, अपने पिता की जगह उनके पिता ने सीट खाली की 2009 से 2014 वाली, तो 2014 में ये सांसद बन गए। तो इनका शुरू से एक ही रहा है, जो इनका पाकिस्तान प्रेम था वो भी साफ झलकता है, जो उनका मुस्लिम प्रेम था वो भी साफ झलकता है। आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम से प्रेम करें उसमें कोई बात नहीं, लेकिन आप इस तरह कट्टरपंथी हैं कि लोगों को भड़काते हैं। आप देखिए अभी भी राम मंदिर बना, पूरी अदालत के हिसाब से बना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से बना, लेकिन उन्होंने क्या भड़काया लोगों को कि हमारी मस्जिदें तोड़ रहे हैं, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है लगातार, आप होशियार हो जाइए या आपकी सारी मस्जिद टूट जाएंगी। तो ये संदेश दुनिया में देना चाहते हैं कि यहाँ इस तरह का हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और इसलिए मुझे कांग्रेस पर, मुझे देखिए कांग्रेस पर इसलिए दुख होता है कि प्रवक्ता जब बात कर रहे हैं कि बिल्कुल सही, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान सबसे ज्यादा आपने तोड़ा, संविधान का उल्लंघन सबसे ज्यादा किया, अभी भी आप संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं, लेकिन जब संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी प्रदीप सर आप दूसरी निष्ठा नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी क्या डर गए, क्या वो समझ गए कि माधवी लता जैसी एक शख्स जिनको कोई जानता नहीं था उनके गढ़ में आती है, 3.25 लाख वोट लेकर चली जाती है, और अगली बार यही आई तो 6 लाख वोट लेकर चली जाएगी और बची कुछ 1 सीट भी हाथ से चली जाएगी। ये डर हावी हो गया है क्या असदुद्दीन ओवैसी पे? डर तो है ही है, क्योंकि आप देखिए जो मुस्लिम का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो उनकी बात को नहीं मानता, उनका समर्थन नहीं करता। अगर ऐसा होता तो जहां जब वो चुनाव लड़ते हैं सारे वोट उनको मिलते, तो सपा को क्यों जाते, बसपा को क्यों जाते, कांग्रेस को क्यों जाते, या बीजेपी को भी कांग्रेस का एक मुस्लिम का वोट 1% मिलता है, कुछ ना कुछ 5%, 30% जो मिलता है वो क्यों मिलता? इनको सबसे ज्यादा कम वोट मिलते हैं जहां ये खड़े होते हैं, सिर्फ हैदराबाद या कुछ और जगह को छोड़ दें। आप देखिए इस पर उन्होंने खुद कहा कि मेरा भाई भी जो है मेरे साथ नहीं होगा, मेरा वो बड़ा अफसोस है, मैं तो जीत गया। इनके भाई वही हैं अकबरुद्दीन, जिन्होंने कहा था हमें 15 मिनट दे दीजिए, हम सब खत्म कर देंगे। आप ये देखिए जब इनकी मानसिकता साफ झलकती है कि ये क्या चाहते हैं, और ये फिलिस्तीन कहकर ये कहना चाहते हैं कि मैं मुस्लिमों का बहुत बड़ा समर्थक हूं, मुस्लिम देशों का बहुत बड़ा समर्थक हूं। जब हमारी सरकार तटस्थ है, फिलिस्तीन को भी, इजराइल का दर्द को दिखाई नहीं देता। शुरुआत तो फिलिस्तीन पे, इजराइल पे फिलिस्तीन ने की ना पहले, इजराइल ने तो कुछ पहले हमला किया नहीं था। मैं तो उस पचड़ा में ही नहीं जा रहा ना, मैं कह रहा हूं मैं बता रहा हूं, आप जो ये संदेश क्यों दे रहे हैं दुनिया को? आप इजराइल को जो है, आप इजराइल को जो कह रहे हैं वो खतरनाक है, और फिलिस्तीन को आप कह रहे हो बहुत उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके लोग मारे जा रहे हैं। अरे लोग, युद्ध तो कहीं भी हो, हमारे प्रधानमंत्री भी कई बार बोल चुके हैं हम युद्ध के खिलाफ हैं। उन्होंने चाहे रूस या यूक्रेन की बात हुई, सब जगह उन्होंने बोला, कहीं उन्होंने उसका इजराइल का भी समर्थन नहीं किया था। इजराइल भारत का दोस्त है, फिलिस्तीन से भी बड़े अच्छे संबंध है। अब आप देखिए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात, जो विषय है हमारा इसका डिबेट का, वो भटक रहा है, इधर उधर की बातें जा रही हैं। सबसे बड़ी बात जो आपका विषय कि संसद में शपथ कैसी हो, तो वो शपथ ऐसी होनी चाहिए। मैं इतने साल से, 40 साल से अधिक से पत्रकारिता में हूं, मैं ये देख रहा हूं कि किस तरह पहले की जो जिस तरह की चीजें होती किस तरह नीचे आती जा रही है। दिन पर दिन जो शोर मचता जा रहा है, राष्ट्रपति बोलती हैं तो आप उन पर चिल्लाते हैं, बोलते हैं, हल्ले मचाते हैं।
जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तब सर, आप आज शोर करते पीएम को हैं, लगातार लोकसभा के उन्होंने स्पीकर बोलना बोलते शुरू हैं तब किया, आप बवाल बोलते किया हुआ हैं। है पूरे हाउस में। क्या पीएम ने बोलना शुरू किया, पूरे हाउस में बवाल किया हुआ है वही तब मैं से। कह रहा हूँ, पीएम बोल रहे हैं, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, तब भी अरे राष्ट्रपति कभी कभी आती है, दो ही मौके उनको तो होते हैं सुन जब वो लीजिए, आती सही हैं, बात है। उस पर भी आप बोल रहे हैं, उस पर भी चुप नहीं रह सकते। आपने पूरे 5 साल शोर बचाना है, बोल रहे हैं, आपको खुली छूट है, कुछ भी बोलिए। कभी आप कहते हैं बाइक बंद कर रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं। आप देखिए, लीडर अपोजिशन बने हैं पहली बार, बहुत अच्छी बात है। लीडर अपोजिशन पार्लियामेंट में होना चाहिए और विपक्ष जो मजबूत होना चाहिए, लेकिन आप उसकी मर्यादाओं को पालन तो करें। आप देखिए, यहाँ भी उन्होंने संविधान तोड़ा, संविधान में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, आप कोई तस्वीर नहीं दिखा सकते, कोई झंडा नहीं दिखा सकते, आप उन्होंने वो भी दिखाया आपने। तो ये जो सब चीजें हैं, अभी आपको मैं बताऊं, लोकसभा स्पीकर ने साफ कर दिया है। नहीं, एक बात आपको कर दूं मैं, लोकसभा स्पीकर ने, आप मेरी बात एक बात में कर लूं कि लोकसभा स्पीकर ने साफ कह दिया है कि अब एक कमेटी का गठन कर रहे हैं जो ये बकायदा देखेगी, सभी लोगों के होंगे कि संविधान की जब शपथ ली जाती है, जब अपने सदस्य जो शपथ लेते हैं उसके अंदर किस तरह की चीजें ना हो, जिससे आगे कोई इस तरह की कार्रवाई दोबारा कोई इस तरह की हिम्मत ना कर सके। ठीक है सर, संयम भी हमारे साथ है। संयम, अक्सर लोग जब इस तरह के बयान दे देते हैं, कहते हैं भाई हमारे देश में तो अभिव्यक्ति की आजादी है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है। ये जो अभिव्यक्ति की आजादी है, इसका दायरा कहां तक बड़ा दिखाई देता है या कहां तक सिमटा हुआ दिखाई देता है? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे क्या भारत की संसद में भारत के लोगों से वोट लेके हम जय फिलिस्तीन बोल देंगे? लॉ क्या कहते हैं संयम? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ तक कि अगर आप हिंदी में शपथ लें अलाउड है, अंग्रेजी में अलाउड है, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएं मेंशन्ड है, ठीक बात, जिस तरीके से आप ओथ ले सकते हैं, जिसमें उर्दू भी शामिल है। लेकिन बात यहाँ नहीं रुक जाती है। ओथ लेने के बाद ये जो नारेबाजी शुरू हो जाती है, ये जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनके पास पावर है कि वो इस चीज़ को अलाउ ना करें और इसको रिकॉर्ड पे ना लें। और जब ओईसी जी ने जय फिलिस्तीन बोला था तो इसको रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया था, इस रिमार्क को एक्सपंज कर दिया गया था। बट बात यहाँ नहीं है, बट एक फैक्ट पे एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें करनी चाहिए, वो ये है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशन की आर्ग्यूमेंट शुरू कहाँ से करी? जब से बीजेपी ने नारा लगाया 400 पार, तब से बात शुरू हो गई, अरे नहीं दोबारा मोदी सरकार आ गई तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देंगे। जिन्होंने पिछले सर एक मिनट सर, मैं आपको टोकता नहीं हूँ, आप मुझे बोलने तो दें। जी एक मिनट, नहीं एक सेकंड सर एक सेकंड सर, मैं फैक्ट्स पे कुछ बता रहा हूँ जी, सर, फैक्ट्स पे बात करने दें। सर देखो ऐसे ये गलत बात है, बदला किसने? स्वीकार कर रहे हो अभी, इसी ने स्वीकार किया। पिछले 10 साल में सर यही तो बात है, कोई स्क्रीन पे नहीं है सर, कोई स्क्रीन पे सर ऐसे नहीं। देखो एक मिनट, संयम, देखो ये पॉइंट कंप्लीट कर संयम, मुझे संयम, पंकज जी, संयम, प्रेजेंट योरसेल्फ बीइंग अ लॉयर सर, प्लीज। No sir, I will present myself the way I want to. No, he will not tell me how I have to present myself. I know, ठीक है सर एक बहुत पंकज जी ऐसे सर ऐसे एक बहुत फैक्चुअल बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है, बताइए। पिछले 10 साल में मोदी सरकार 8 अमेंडमेंट लेकर आई। उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, वो और अमेंडमेंट्स लेके आ सकते थे, वो नहीं लेकर आए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कितने अमेंडमेंट्स लाए हैं? 80 से भी ज्यादा अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आई। संयम, बैक टू द टॉपिक प्लीज। ये बताइए किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है जब कोई इस तरह की करतूत सदन में करता है? मुझे वो एक्शन समझाइए सर, मेरे व्यूअर आपसे वो एक्शन समझना चाहते हैं। अगर असदुद्दीन के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? प्रॉब्लम ये है कि आर्टिकल 104 में साफ साफ मेंशन्ड है कि जिस तरीके से आपको ओथ लेनी है, अगर आप वैसे नहीं लेते तो उसकी पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट है 500 रुपए सिर्फ। यही दिक्कत है। असदुद्दीन ओवैसी को इसके बदले में 500 रुपए देने, वो भी नहीं, शायद वो भी नहीं देने, क्योंकि वो रिमार्क्स एक्सपंज हो गए थे। दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ, तो अब इसमें बात सारी ये आती है, मेंबरशिप छीनने की जो बात कही जा रही है वो नहीं होगा, वो कहने की बात है। उसके लिए तो फिर दे विल गो इनटू द वेल ऑफ द हाउस। यही तो प्रॉब्लम है। बात ये है कि जब लाइव टीवी पे कोई एक्शन नहीं है, लाइव टीवी पे आके जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे ओथ ले रहा होता है, तो आपने जब एक बार बोल दिया, अब वो क्या बात सुनी जाएगी क्या नहीं सुनी जाएगी, पर आप जिसको बातें सुनाना चाहते हैं वो तो सुना दी ना, मैसेज क्लियर कर दिया, तो बस मैसेज क्लियर हो गया वहां पे। ठीक है, तो डिजायर प्रॉफिट क्या था ये भी मैं समझूंगा। सभी मेरे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, चर्चा लगातार जारी है और चर्चा गर्म भी है। ब्रेक के उस पार ये गर्माहट रहेगी या नहीं, ये भी समझने की कोशिश आप मेरे साथ रहिएगा। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक,
मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप सच के साथ देख रहे हैं। सच के साथ में आज बात कर रहे हैं हम सदन की गरिमा की, सांसद की गरिमा की, और साथ ही साथ उस ओथ सेरेमनी की जिसके दौरान बहुत कुछ हुआ। समझने का प्रयास यही है कि एक सांसद की शपथ कैसी होनी चाहिए। सभी खास सामान लगा था मेरे साथ में। पंकज जी, आप मुझसे शिकायत करेंगे, इसलिए पहले आप ही के पास आ जाता हूँ। सांसद की आइडियली शपथ कैसी होनी चाहिए? संविधान की कॉपी दिखा के, या फिर जय फिलिस्तीन बोल के, या फिर कोई और तरीका जो आपको समझ में आता हो? अभी तक भारत में जिस तरह से शपथ होती रही है उसका सीधे सीधे एक उसमें लिखा हुआ है और उस लिखे को सभी पढ़ते हैं। अच्छा। उसके साथ वो कुछ चीजें जोड़ते हैं और ये पहली बार नहीं हुआ और ना इस बार एक आदमी ने किया है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर कानूनन वो गलत है, लोकसभा अध्यक्ष उस पर जो भी कार्रवाई करेंगे हम उसका साथ देंगे। अगर है ना ये अगर जो आप लगा रहे हैं मुझे इससे आपत्ति है। अगर से आपत्ति है सर मुझे। आप गलत आपत्ति कर रहे हैं। आप ये क्यों चाहते हैं कि मेरी इस पर कोई राय ना हो? आपकी राय, मेरी राय चाहता हूं। उसमें मेरी राय में पाँव रख के चल रहे हैं। दो नाव पे नहीं रख रहे हैं हम। लोकसभा, ये स्पष्ट राय है, लोकसभा अध्यक्ष का जो भी फैसला होगा हम उसमें पूरी तरीके से उनके साथ। हम खुद इसमें अगर कहा पर हम खुद नहीं कहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि फैसला लेने का अधिकार हमारे पास नहीं है। शिकायत करने का तो है। हम क्यों करें शिकायत? हमने तो गलत नहीं लग रहा है आपको? मैं बात नहीं लग रहा है, यही मैं कह रहा हूँ। गलत नहीं लग रहा है? इसलिए गलत नहीं लगता है कि बहुत लोग ये ऐसा है ना कि आप तमाम चीजों में प्रायोरिटी क्या देंगे। हर आदमी कोई जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहा है, कोई सर गलत को गलत कहने की कुवत कांग्रेस में नहीं है। आपको गलत लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि सब लोग अपनी बात कह रहे हैं। गलत नहीं लग रहा है? अभी तो आप कहते हैं गलत को तो बोलेंगे। रहा हूं कि सर क्लियर कर लीजिए सर, कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है सर। कॉन्ट्रडिक्शन मैं कह रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे। आप सूर्य मैथिल के प्रेशर में तो नहीं आ गए? अरे भाई आप प्रेशर में तो नहीं आ गए? सर प्रेशर में तो नहीं आ गए? आप जानते हैं मुझे, मैं किसके प्रेशर में आऊंगा? आप जानते हैं तो आप क्या हो गया सर? इसलिए एक एक करके एक क्या हुआ सर? पहली बात तो आप ये बात करिए, आप मतलब आप मुझसे कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। अगर सवाल कर रहा हूं तो जवाब सुनिए ना। अगर दो शब्द का सवाल पूछेंगे, अच्छा ये वो ये क्या है, ये क्या है, मुझे ये बताइए। भाई सुन लीजिए ना, और जवाब मैं अपने हिसाब से दूंगा, आपके हिसाब से नहीं दूंगा। जवाब ये है कि जो भी उसमें पढ़ा गया, अगर लोकसभा अध्यक्ष को जो वो कह रहे हैं, अभी बताया गया कि एक कमेटी उन्होंने बनाई है, जो भी वो फैसला करेंगे हम उसके साथ हैं, बात खत्म हो गई। खुद से शिकायत नहीं करेंगे? बिल्कुल। अरे भाई हमें करना होता हम कर देते। गलत नहीं लग रहा कांग्रेस को? फिर आप वही बात करें, गलत और सही का फैसला लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। मेरे व्यूअर्स को ये समझा दीजिए सर, मेरे व्यूअर को ये समझा दीजिए सर। आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करें, मेरे व्यूअर आपसे ये जानना चाहते हैं कि फिलिस्तीन जय का नारा लगाना सदन में सही था या गलत? बस मुझे कुछ नहीं समझना सर। देखिए दो बातें, सही था कि गलत? नहीं बिल्कुल, भारत जय फिलिस्तीन हमेशा से कहता आया है। नंबर एक यहाँ का सवाल, हाँ अब यही मैं कह रहा हूँ, ओथ के दौरान सही है या गलत ये लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे। हमें नहीं पता, हमें कानून उसकी जानकारी नहीं है। जब लोकसभा अध्यक्ष को अभी तक नहीं पता, अभी इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को बड़ा बड़ा ज्ञान दे देते हैं। देंगे। बड़ी बड़ी अगर हिम्मत है सुनिए, ये सरकार कार्रवाई करो ना भाई, कार्रवाई करो। बात करना तो कार्रवाई करें प्रधानमंत्री ओवैसी पर, प्रधानमंत्री कार्रवाई करें, हम कहाँ रोक रहे हैं? करें ना कार्रवाई, आप कार्रवाई करेंगे। हमारी पार्टी कार्रवाई। आप देखिए पंकज जी, प्रदीप सर आ रहा हूँ। नहीं एक इनकी बात, हाँ क्या दिया कांग्रेस समझ गए हम। उन्होंने एक आधिकारिक स्टैंड कर दिया है, जो भी लोकसभा अध्यक्ष हम जो है वो जय फिलिस्तीन संसद में बोला गया उसका समर्थन करते हैं, हम उसकी कंप्लेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज आप देखिए, इनको जो गलत लगने वाली बात है ना, सुनिए, इनको कश्मीर के अंदर 5 लाख हिंदुओं का नरसंहार क्या बोल रहे भाई? इनको गलत नहीं लगता है। यदि राम भक्तों पे गोली चली जाए इनको गलत नहीं लगता है। और भारत तेरे कैसे नकली राम भक्त ना हो तो अयोध्या के लोगों ने हरा के भगा दिया, बता दिया कितने बड़े राम भक्त हो यार। अरे छोड़िए अरे छोड़िए, जाके आतंकवादियों को कन्धार तक छोड़ के चले गए, कन्धार तक छोड़ने चले गए आतंकवादियों को। क्या बात? अरे भाई विषय पे बात कराओ, विषय पे बात कराओ, ये क्या कह रहे हैं? विषय पे बात कराओ ना। और भी जल्दी से
जल्दी से अब आप चिल्ला रहे हैं, ठीक है। अभी आप ज्ञान दे रहे थे उनको, अभी आप ज्ञान दे रहे थे कि क्या बोलो क्या ना बोलो, ये आपातकाल लगाते हैं, इनको गलत नहीं लगता है, लेकिन सर क्या है सर, दूरदर्शन सर एक मिनट पहले मैं ये क्लियर कर दूं, आप सर आप दूरदर्शन पे बैठे हैं, बहुत ज़हीन लोग सुनते हैं और बहुत विद्वान लोग सुनते हैं सर, आराम से बात, मेरे व्यूअर्स को नहीं सर, मेरे शो को हाईजैक नहीं करेंगे मैथिल साहब, मेरे शो को हाईजैक नहीं करेंगे आप, मेरे शो को हाईजैक नहीं करेंगे और दूरदर्शन का शो उसके हिसाब से आराम से बोलिए, मेरे साउंड इंजीनियर आपकी आवाज पहुंचा देंगे, आराम से बोलिए, पहले आराम से बोलिए, चलिए जल्दी से। नहीं मैंने कहा ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाल्लाह चिल्लाने वालों को उनको गलत नहीं लगता है, इस देश की बर्बादी हाउस में जंग रहेगी, हाउस में क्या होगा, गलत नहीं लगता, लेकिन फिलिस्तीन बोलना इनको गलत नहीं लगता है, ठीक है, नहीं लगता इनको गलत, ठीक है, देशद्रोहियों द्वारा यदि कोई देशद्रोही समझ गया, वो गलत कांग्रेस को नहीं लगेगा, कांग्रेस के डीएनए के अंदर पंकज जी एक मिनट जल्दी से, ठीक है बोलिए 5 सेकंड में सर, इन्होंने भी बोला है भारत टुकड़े होंगे, उन पे कार्रवाई करिए, कांग्रेस पार्टी कार्रवाई हो रही है, आपने लड़वाया चुनाव, सुनिए ये कह रहे हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए, आपने खुद उनको वो नहीं था वहां पे भैया, वो नहीं था वहां पे, का चुनाव चिन्ह आपने ही दिया था उस आतंकवादी मेरा को, कन्हैया कुमार मेरा विषय नहीं है, कन्हैया कुमार मेरा विषय नहीं है, लोकसभा में संयम इंटरव्यू करिए, संयम को स्क्रीन पे लाइए, संयम को स्क्रीन पे लाइए, ऐसे नहीं, संयम कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कैसे मेंबरशिप, और सर संयम मेंबरशिप किन स्थितियों में जा सकती है, क्योंकि लगातार चर्चा ये है या तो मेंबरशिप जाएगी या वो दोबारा से ओथ लेंगे, क्या होगा संयम में से? पहले मैं एक बार सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ जल्दी से संयम जल्दी से, शेड्यूल 3 में मेंशन किया, मैं पढ़ देता हूँ, प्लीज I so and so person having been nominated as a candidate to fill the seat in the Council of States do hereby solemnly affirm in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. बस निष्ठा तो है ही नहीं, बिना निष्ठा के ही हो रहा है सब कुछ, निष्ठा की बात आपने इसमें पढ़ी, और इसमें जो सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी भी है, ये भी 1963 में अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था, उस टाइम पे ये भी नहीं था, ठीक है, तो ये बहुत क्लियर बात है। और इसके अलावा लोग ये बोलने के बजाय बाकी सब कुछ बोलना चाहते हैं। मेंबरशिप नहीं जाएगी, मेंबरशिप नहीं जाएगी, मेंबरशिप जा सकती है, जा सकती है, मेंबरशिप या फिर फाइन, किस कंडीशन, अगर कंप्लेंट होती है और कंप्लेंट करने के बाद जैसे हो गई सर, केस में हो गई है, तो राष्ट्रपति तक पहुंच गई है, हाँ राष्ट्रपति, अगर अल्टीमेटली कमेटी ये डिसाइड करती है कि जो भी उन्होंने बोला था ये शेड्यूल 3 के अगेंस्ट था, तो उनकी मेंबरशिप जा सकती है। ठीक है प्रदीप सर ये तो आगाज है 18वीं लोकसभा का, 5 साल बाकी हैं सर, और इस बार तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, स्ट्रांग अपोजिशन है कहा जा रहा है, बवाल होगा लग रहा है सेशन में, क्या कहते हैं सर? ये तो सबसे बड़ी बात है, उनको मौका मिला है पहली बार, वो हालांकि पहले तो फुल टाइम पॉलिटिशियन ही नहीं थे, कुछ दिन पार्लियामेंट में रहते थे, बाकी समय बाहर रहते थे, अब उनको पहली बार मिला, हालांकि अभी भी वो 2 डिजिट में ही है, 99 ही है, 100 नहीं हुए, पहले भी 2 डिजिट में थे लगातार 3 टर्म में, और अभी भी, लेकिन ठीक है आपकी पहले सीट बड़ी अच्छी बात है, अपोजिशन अच्छा होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आपको जब अच्छा मौका मिला है एक बड़ा, तो आपको उसके मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। आपने पहले ही दिन अपने भाषण में 90 मिनट का भाषण दिया, आपको सब कुछ ध्यान आया, नीट पे आपने बोला, अग्निवीर पे आपने बोला, बेरोजगारी पे आपने बोला, लेकिन संविधान की बात करते हुए उस बात को नहीं बोला, संविधान की बात, जो संविधान की जो मर्यादा तोड़ी गई, जो संवैधानिक बात हुई, ओवैसी ने जो बोला उस पर एक बार भी नहीं बोला। ये कितनी 90 मिनट के भाषण में अपने हिसाब से मुद्दे तय करते हैं ना सर, प्रधानमंत्री ने कहा बोला, प्रधानमंत्री ने क्या बोला, प्रधानमंत्री बोलेंगे, आप अपोजिशन लीडर की क्या बात है, उनके सारे लोगों ने बोला, जो प्रधानमंत्री देखिए, आप एक मिनट बात सुनिए, ठीक है सर, एक मिनट बात सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मत बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप बीच में मत बोलिए, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप देखिए बीजेपी के सब लोगों ने बोला, लीडर से बोला, सभी ने बोला, मंत्रियों ने बोला, ठीक है, तो आपके कांग्रेस में किसी एक आदमी ने नहीं बोला, आप 99 में से एक किसी ने नहीं बोला, आपके इंडी गठबंधन के किसी एक लोगों ने बोला, अरे उन्होंने तो 50 लोगों ने बोला, उन्होंने शिकायत की है, आपने शिकायत नहीं की लोकसभा स्पीकर को, और आप जो कहे लोकसभा स्पीकर, आप बात सुन लिए, फिर बोल रहे हैं, बात सुनिए, समय मेरे पास, वो कार्रवाई करेंगे तो आपको करनी पड़ेगी, आप क्या कर लेंगे, मैं ये कहता हूँ अगर लोकसभा स्पीकर कार्रवाई करते तो आप रोक ही सकते उनको, करेंगे, लेकिन आपने दिखा दिया कि आप इन लोगों के साथ हैं, संविधान की मर्यादा तोड़ रहे हैं, आप उनके साथ हैं। थैंक यू सो वेरी मच। सच के साथ के अगले अंक में जल्द मुलाकात इसी खबर के साथ।